बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन एम्फीबिया। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो आप उसका मैट्रिक एफएससी लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग्स, उसमें हम ये देखते हैं कि जहाँ पे इसका वर्टिब्रल कॉलम है इसकी डॉर्सल साइड के ऊपर, वहाँ पे आपको ये जो नर्वस सिस्टम फॉल कर रहा है या जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है उसके राइट और लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको दो किडनीज़ जो हैं एम्फीबिया के अंदर नज़र आ सकते हैं, जैसे कि आपने फ्रॉग के अंदर स्टडी किया हुआ है। The kidneys of amphibians lie on either side of the dorsal aorta on the dorsal wall of the body cavity. A duct leads to the cloaca and the storage structure, the urinary bladder, is the ventral outgrowth of the cloaca. अब इसमें ये तो एक पैटर्न दिया गया है जो कि फ़िश, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के जो एम्ब्रियोज हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। इसको हम मीज़ोनेफ्रिक किडनी कहते हैं। बेसिकली सिचुएशन यही है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी लेटरल साइड के ऊपर और डॉर्सल बॉडी कैविटी के साथ, डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ किडनीज़ जो है वो राइट और लेफ़्ट साइड पे एक पेयर की फॉर्म में सिचुएटेड है। उनमें से डक्ट्स निकलती हैं और वो डक्ट्स कंबाइन करके, जिसको हम यूरेटर पढ़ते रहे हैं, यूरेटर जो है वो कंबाइन करके यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक टेम्परेरी ऑर्गन है स्टोरेज का, जो कि टेम्परेरीली स्टोर कर सकता है यूरिन को और उसके बाद उसको रिलीज़ कर सकता है वक्फे के साथ या इंटरवल्स के साथ। तो एम्फीबिया के अंदर एक और भी हम देखते हैं कि क्लोएकल रीजन पाया जाता है। क्लोएका से मुराद ये है कि उसमें जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं उसकी बॉडी के, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है या उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है या उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तीन सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि एक ही एक्सटर्नल ओपनिंग के थ्रू अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिलीज़ करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो यूरिन है वो भी उसी क्लोएका के थ्रू रिलीज़ की जाती है, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर से एग्स और स्पर्म्स वो भी उसी क्लोएका से रिलीज़ होते हैं। जबकि जो हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, फीकल मटेरियल, वो भी उसी एनस से या वो उसी क्लोएका से रिलीज़ होता है। तो इसको हम क्लोएकल चैम्बर इसीलिए कहते हैं कि बेसिकली ये हर सिस्टम की अलग अलग ओपनिंग नहीं है, बल्कि तीन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव और यूरिनरी सिस्टम, एक ही ओपनिंग से अपनी प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं। इस वजह से हम इसको क्लोएकल ओपनिंग कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये किडनीज़ की सिचुएशन है कि डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ वर्टिब्रल कॉलम के साइड्स के ऊपर लेटरल साइड पे दो किडनी सिचुएटेड हैं। उनके अंदर से ट्यूब्स अराइज करती हैं जिनको हम यूरिनरी डक्ट्स कहते हैं या हम उनको यूरेटर्स कहते हैं। वो कंबाइन करती हैं और आकर खुलती हैं क्लोएकल चैम्बर में। क्लोएकल चैम्बर की एक एक्सटेंशन हमारे पास मौजूद है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। वो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो टेम्परेरीली स्टोर कर सकता है यूरिनरी प्रोडक्ट्स को। The nitrogenous waste product that amphibians excrete is either ammonia or urea. अब ये भी हम जानते हैं, सिचुएशंस हमें पता है कि किस सिचुएशन में एनिमल्स अमोनिया के फॉर्म में यूरिनरी प्रोडक्ट रिलीज़ कर सकते हैं और किस किस्म के एनवायरनमेंट में, हैबिटेट में रहने की वजह से वो यूरिया रिलीज़ करते हैं। तो अमोनियल फॉर्म जो है वो उस सूरत हाल में रिलीज़ होती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर जब एनिमल जो है वो वाटर ड्वेलिंग हो, किसी भी सबस्ट्रेटम में ऐसे में रह रहा हो जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है ऑलरेडी, क्योंकि अमोनिया जो है उसको रेडली डिफ्यूज़ करना होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या उसको जल्दी से रिलीज़ करना होता है क्योंकि ये बॉडी के लिए एक टॉक्सिक मटेरियल है। जबकि यूरिया या यूरिक एसिड जो है वो ऐसी फॉर्मेशंस हैं जो कि बॉडी के अंदर कुछ देर के लिए टेम्परेरीली स्टोर की जा सकती हैं और उसको इंटरवल के बाद रिलीज़ किया जा सकता है। वो लेस हार्मफुल हैं एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, इसलिए उन प्रोडक्ट्स को ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हुए एनिमल अडॉप्ट कर सकता है जैसे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है जहाँ पे उसको पानी बहुत ज़्यादा दस्तयाब नहीं होता है या यूरिन रिलीज़ करने के लिए उसके पास एक लिमिटेड क्वांटिटी पानी की मौजूद है। उस फॉर्मेशन में वो अमोनिया के बजाय प्रेफर करता है कि यूरिया या यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ करें नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स को। Amphibians that live in fresh water excrete ammonia. It is the immediate end product of protein metabolism. Therefore, no energy is expended converting it into other products. So, वो एनिमल्स, वो एम्फीबियंस जो कि पानी के अंदर रह रहे हैं, डायरेक्टली उनको एनिमल को पानी का सामना है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो अमोनिया को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अडॉप्ट करें और उसको रिलीज़ करें, क्योंकि उसके रिलीज़ करने के लिए उनको कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। इमीडिएटली वो पानी के अंदर उसको रिलीज़ कर सकते हैं। The toxic effects of ammonia are avoided because it rapidly diffuses into the surrounding water. Amphibians that spend more time on land excrete urea that is produced from ammonia in the liver. अब जो ज़मीन के ऊपर या खुश्की के ऊपर रह रहे हैं जिनको पानी बहुत ज़्यादा दस्तयाब नहीं है, वो एनिमल्स क्या करते हैं कि अमोनिया तो उनकी बॉडी में बना है लेकिन अमोनिया को वो फ़ौरन ही लिवर में ले जाते हैं और लिवर उनका जो है कन्वर्ट कर देता है अमोनिया को यूरिया की फॉर्म में।
Although urea is less toxic than ammonia, it still requires relatively large quantities of water for its excretion. अब ये relatively का मतलब यही है कि अमोनिया को तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए रिलीज़ करने के लिए, उससे थोड़ा सा कम लेवल के ऊपर यूरिया जो है वो रिक्वायर करता है पानी को ताकि उसको रिलीज़ किया जा सके। और सबसे कम रिक्वायरमेंट जो है वो यूरिक एसिड की होती है, जो कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में आ सकता है और उसको पानी के बहुत मिनिमम क्वांटिटी के साथ रिलीज़ किया जा सकता है। तो यूरिया एक इंटरमीडिएट सा प्रोडक्ट है जिसको अमोनिया से कम लेकिन यूरिक एसिड से ज़्यादा पानी चाहिए होता है फॉर इट्स एक्सक्रीशन। Unlike ammonia, urea can be stored in the urinary bladder. Some amphibians excrete ammonia when in water and urea when on land. यानी दोनों किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं। जब पानी में है तो वो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज़ कर लें, और जब लैंड के ऊपर हैं तो वो दूसरी तरफ डाइवर्ट कर लें अपने सिस्टम के लिवर के थ्रू जो है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लें। One of the biggest problems that amphibians face is osmoregulation. दूसरा इसी से रेलेवेंट एक सिस्टम आ जाता है। जहाँ जहाँ हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन का सिस्टम, वहीं वहीं हम देखेंगे साथ ही उसके चलता है पैरेलल वाटर जो है सिस्टम कंजर्वेशन का, उसको हम ऑस्मोरेगुलेशन का सिस्टम कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली एम्फीबिया को जो है वो दोनों किस्म के एनवायरनमेंट, चाहे वो पानी में रह रहा हो चाहे वो ज़मीन के ऊपर रह रहा हो, उसको अपनी बॉडी में पानी को कैसे रेगुलेट करना है। So one of the biggest problems that amphibians face is osmoregulation. In water, amphibians face the same osmoregulatory problems as the freshwater fish. अगर फ़िश के बारे में आपको याद हो, हमने यही पढ़ा था कि फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट जो है वो एक डाइल्यूटेड एनवायरनमेंट है जिसमें ज़्यादा पानी का कंटेंट है और थोड़े से उसके अंदर आयंस हैं डिज़ोल्व हुए। तो फ़िश बेसिकली जो उसके अंदर रह रही हैं उनको प्रॉब्लम क्या होता है, फ़िश के अंदर सॉल्ट्स की क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू देयर मीडियम, यानी पानी के मुकाबले में उनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो उनकी कोशिश ये होती है कि पानी जो उनकी बॉडी में आने की कोशिश करता है उसको वो बाहर धकेल दें, जबकि सॉल्ट्स जो उनकी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उनको वो कंजर्व करके रखें। उसी तरह की बिल्कुल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं एम्फीबिया को जब वो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रहते हैं। इस फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में उनको फ़िश जैसी ही मुश्किलात दरपेश हैं, वो यही हैं, दे मस्ट rid ऑफ द बॉडी एक्सेस वाटर एंड कंजर्व द एसेंशियल आयंस। यानी उनको भी जो बॉडी में पानी आने की कोशिश कर रहा है मुसलसल उसको रोकना है, जबकि आयंस जो उनकी बॉडी से लूज़ करने की कोशिश करते हैं या फिर उनकी बॉडी से निकलने की कोशिश करते हैं उसको उन्होंने रोक कर रखना है। एम्फीबियन किडनीज प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन एंड द स्किन एंड द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ट्रांसपोर्ट सोडियम एंड क्लोराइड आइंस एंड अदर आइंस इनटू द ब्लड। अब इसमें इनकी स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या होती है कि पानी जितना ज़्यादा इनकी बॉडी में आने की कोशिश करता है इसको ये एक्सपेल आउट करते हैं, और एक्सपेल करने का तरीका बेसिकली इनका यही है कि इनके किडनीज़ फंक्शन करते हैं और किडनीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में डाइल्यूट यूरिन रिलीज़ करते रहते हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी जो इनकी बॉडी में जमा होने की कोशिश करता है उसको वो रिलीज़ करते रहें। दूसरी तरफ अपने आइंस को बचाने के लिए क्या करते हैं कि इनकी जो बॉडी की वॉल है, जो स्किन है, वो अपने अंदर सोडियम और क्लोराइड आयन और दूसरे आयंस को ट्रांसपोर्ट करती है और उनको स्टोर करने की कोशिश करती है। ऑन लैंड एम्फीबियंस मस्ट कंजर्व वाटर। अब पानी में तो रहते हुए उनको इतना मुश्किल नहीं था कि पानी को अपने अंदर महफूज रखना या पानी की ज़रूरत, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, आसपास सारा मीडियम ही पानी का मौजूद है। लेकिन लैंड के ऊपर एक ऑपोजिट सी सिचुएशन आ जाती है, उसके ऊपर उनको फेस करने के लिए कुछ और तरह के बिहेवियरल अडेप्टेशंस लेना पड़ती हैं और वो ऐसे तरीके इख्तियार करते हैं कि पानी कम से कम उनकी बॉडी से ज़ाया हो। On land, amphibians must conserve water. Adult amphibians do not replace water by intentional drinking, nor do they have an impermeable skin characteristic of other tetrapods or kidneys capable of producing a hypertonic urine. यानी इन एम्फीबिया के अंदर ना तो ऐसा सिस्टम है कि वो मुसलसल पानी पीते रहें और पीने की वजह से जो इनके अंदर से एवेपोरेशन होती जा रही है पानी की उसको ये कंपनसेट करते रहें और अपने अंदर से कमी को पूरा कर लें, ना ही इनके अंदर कोई ऐसा सिस्टम है कि स्किन इम्परमेबल हो, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनकी स्किन पोरस होती है और उसके अंदर मॉइस्चर अवेलेबल है और वहाँ पे मुसलसल एवापोरेटिव जो है वो सरफेस है और वहाँ से ये गैसेस का एक्सचेंज करते रहते हैं, जिसको हमने क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के नाम से पढ़ा है। तो उसको भी ये अवॉइड नहीं कर सकते। इस मकसद के लिए इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि स्किन इनकी इम्परमेबल हो या वाटर प्रूफ हो। तीसरी बात यह है कि इनके जो किडनीज़ हैं वो भी कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूरिन को तैयार नहीं कर सकते, इतनी उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पानी को कंजर्व करें, पानी सारे का सारा रीअब्जॉर्ब कर लें और यूरिन के साथ थोड़े से थोड़ा पानी जाने दें और हाइपरटोनिक यानी कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूरिन को रिलीज़ कर सकें। अब जब ये तीनों सिस्टम्स इनके पास मौजूद नहीं हैं तो इनको कुछ और अडेप्टेशंस लेना पड़ती हैं ताकि ये पानी को अपने अंदर कंजर्व कर सकें। Amphibians limit water loss by behavior that reduces the exposure to desiccating conditions.
तो वो अपनी पोजीशन ऐसी संभालते हैं, ऐसी जगह पे चले जाते हैं, ऐसी बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं ताकि पानी ज़ाया ही कम से कम हो उनके अंदर से। मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आर नॉक्टर्नल, तो उनकी सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को रात की तरफ, नाइट के टाइम की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, वो नॉक्टर्नल बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं। During daylight hours, they retreat to the areas of high humidity such as under stones or in logs, leaf mulch और burrows. दिन का जब टाइम है, गर्मी का टाइम है, जब ख़तरा है कि एवापोरेशन ज़्यादा होगी उनकी बॉडी से, तो वो उस टाइम पे उन इलाकों में चले जाते हैं जहाँ पर ठंडक हो, जहाँ पे मॉइस्चर हो, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, और पत्थरों के नीचे या लॉग्स के अंदर या पत्तों के नीचे, फॉरेस्ट के अंदर या बरोज़ के अंदर रिट्रीट कर जाते हैं, छुप जाते हैं, ताकि कम से कम जो है वो उनको इस सिचुएशन का, डेसिकेशन का सामना करना पड़े। वाटर लॉस्ट ऑन द नाइट टाइम फॉरेजिंग ट्रिप्स मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय वाटर अपटेकिंग अक्रॉस द स्किन वाइल इन द रिट्रीट। अब रात के टाइम तो उन्होंने लामोहला बाहर निकलना ही है। रात के टाइम पे जब उनके फॉरेजिंग ट्रिप्स होते हैं, यानी जब वो खुराक की तलाश में निकलते हैं, उस टाइम पे कुछ ना कुछ उनके अंदर से एवापोरेशन पानी की हो जाती है, तो उसको उन्होंने कंपेंसेट करना है। और कंपेंसेशन कैसे होती है कि जब वो अपने रिट्रीट्स में दिन के वक्त वापस आते हैं, उन रिट्रीट्स के अंदर बहुत ज़्यादा नमी मौजूद है और वो नमी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी स्किन के थ्रू उस नमी को, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने अंदर जितनी भी एवापोरेशन हो गई थी उसको कंपेंसेट कर लेते हैं, उसको कमी को पूरा कर लेते हैं। डायरनल एम्फीबियंस यानी वो एम्फीबियंस जो कि रात दिन का टाइम नहीं देख रहे, उन्होंने हर टाइम पे कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है। डायरनल एम्फीबियंस यूजुअली live in the areas of high humidity and rehydrate themselves by entering the water. अब दिन के वक्त जो खुराक तलाश करते हैं या दिन के वक्त खाते पीते हैं, नॉक्टर्नल बिहेवियर नहीं अडॉप्ट करते, उन एम्फीबियंस के अंदर यही एडेप्टेशन है कि वो रहते ही ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा हो, और अगर उनको एवेपोरेशन हो जाती है, उनके अंदर से डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो फ़ौरन वो पानी का रुख करते हैं ताकि अपने आप को रिहाइड्रेट कर सकें। मैनी एम्फीबियंस रिड्यूस एवेपोरेटिव वाटर लॉस बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ बॉडी सरफेस एक्सपोज टू द एयर। उसके बाद क्या है कि अपनी बॉडी की सरफेस को एक्सपोजर जो है उसका कम से कम कर देते हैं। जैसे इस पोजीशन में दिखाया गया है कि अपनी पोजीशन को ऐसे कर लेना कि अपनी टांगों को अपनी जो बेली है उसके साथ चिपका लेना या अपना एक्सपोजर कम से कम कर देना, अपने आप को लपेट कर रख लेना या रोल करके बॉल की शक्ल में कन्वर्ट कर लेना। तो इस तरह की पोजीशन ले लेना कि बॉडी जो है वो एक्सपोज ही कम से कम हो एयर को, ताकि वहाँ से एवेपोरेशन ना हो सके। They may curl their bodies and tails into tight coils and tuck their limbs close to their bodies। यानी वही सिचुएशन कि अपनी जो बॉडी है उसको कर्ल कर लें, उसको फोल्ड कर लें, उसको टाइट कॉइल्स की फॉर्म में ले लें या अपनी टांगों को जोड़ लें अपनी बॉडीज़ के साथ। इंडिविजुअल्स में फॉर्म क्लोजली पैक्ड एग्रीगेशंस टू रिड्यूस ओवरऑल सरफेस एरिया। एक ये भी सिचुएशन है कि बहुत सारे एनिमल्स यानी बहुत सारे फ्रॉग्स या बहुत सारे सैलमेंडर्स या बहुत सारे एम्फीबियंस एक जगह पे ग्रुप की फॉर्म में इकट्ठे होकर थोड़ी सी जगह पे आ जाए, ताकि पूरी जो पॉपुलेशन है उसका एक्सपोज्ड एरिया कम हो जाए और उनको इस हर्डल का सामना ना करना पड़े। सम एम्फीबियंस हैव प्रोटेक्टिव कवरिंग्स दैट रिड्यूस वाटर लॉस। अब उसके अंदर कुछ ऐसे एम्फीबियंस भी हैं जिनकी सारी की सारी स्किन जो है वो पोरस नहीं होती है, या उसके अंदर कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो कि उसके इस जो एवापोरेशन है इसको कम कर सकते हैं। यानी ऐसे पैचेस उनकी स्किन के ऊपर होते हैं जहाँ से एवापोरेशन नहीं होती, या आप कह सकते हैं कि ऐसे भी कुछ एरियाज़ होते हैं स्किन के जो कि वाटर प्रूफ होते हैं। उन वाटर प्रूफ एरियाज़ को ये अपने लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। Hardened regions of the skin are resistant to water loss and may be used to plug the entrances of burrows and other retreat openings to maintain high humidity in the retreat। यानी जब ये अपने बिलों में छुपते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, उस सिचुएशन में इनकी स्किन के ऊपर वो रीजन्स जो कि वाटर प्रूफ हैं या फिर हार्ड एरियाज़ हैं जहाँ से ह्यूमिडिटी जो है वो लूज़ नहीं हो सकती, उन रीजन्स को एक्सपोज कर देते हैं। क्योंकि वो एक हार्ड एरिया है, वहाँ से एक्सपोजर नहीं होगा, उस एरिया को ही अपने बिल का जो रास्ता है, सुराख है बाहर की तरफ निकलने का, उसके सामने ले आते हैं ताकि बाहर की तरफ से बिल्कुल ब्लॉक हो जाए रास्ता और वहाँ से ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जा सके, नमी बाहर ना जाए या एवेपोरेशन ना हो उनकी बॉडी से। Other amphibians prevent water loss by forming cocoons that encase the body during long periods of dormancy। यानी इसमें जैसे दिखाया गया है कि अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक ऐसी कवरिंग, ऐसा एनवेलप बना लेना जिसको कोकून का नाम दिया गया है। और ये ऐसे कुशन्स होते हैं जिनके अंदर तो ह्यूमिडिटी मौजूद होती है लेकिन ये अपने अंदर से ह्यूमिडिटी को बाहर नहीं जाने देते। ऐसी सिचुएशन तब आती है जब ये लंबे अरसे के लिए डॉर्मेंट हो जाते हैं, या जैसे हाइबरनेशन हम जिसको कहते हैं। Cocoons are made from the outer layers of the skin that detach and become parchment like।
कोकून्स क्या चीज़ें हैं, इनकी अपनी एपिडर्मिस ही उसको रिलीज़ करती है। रिलीज़ करने के बाद जब ये कंप्लीट एक एनवेलप बन जाता है तो ये बॉडी को छोड़ देता है। बॉडी के बाहर एक एक्स्ट्रा जो है वो कवरिंग के तौर पर अलग से एक पार्चमेंट बना देता है या एक और एनकेसमेंट बना देता है। These cocoons open only at the nares or the mouth and in experimental situations reduce water loss by 20 to 50% over non-cocooned individuals। यानी इसमें सिर्फ इसके अंदर बॉडी के जो नेयर्स हैं जहाँ से इसने सांस लेनी है या जहाँ से इसने कोई ना कोई फूड लेनी है या ऐसा रास्ता जहाँ पे हवा इसने लेनी है, उस सिचुएशन के लिए सिर्फ खुला है। बाकी सारी बॉडी के ऊपर ये कवरिंग आ जाती है कोकून की। और इसमें ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में यही देखा गया है कि जो एनिमल्स कोकून नहीं रखते उनके मुकाबले में कोकून रखने वाले एनिमल्स के अंदर ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है। रिड्यूस वाटर लॉस उनके अंदर पाया गया है और वो है 20 to 50% उनकी रेशो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन कोकून एनिमल्स। The skin, the most important source of water loss, is also the most important structure for rehydration। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया है कि हमारे पास इसी स्किन के अंदर से, क्योंकि ये पोरस है, इसके अंदर से पानी लूज़ करते जा रहे हैं एनिमल्स, और यही वो रीजन है जहाँ पे ये रिट्रीट्स के अंदर जब जाते हैं तो इसी स्किन के अंदर से ही मॉइस्चर को और नमी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो स्किन एक तरफ से पानी को एवेपोरेट भी करती है और दूसरी तरफ से यही वो ऑर्गन है जो कि पानी को दोबारा से एब्जॉर्ब भी करता है। When an amphibian flattens its body on the moist surface, the skin, especially in the ventral pelvic region, absorbs water। जब इन्होंने पानी लेना होता है तो अपनी बॉडी को फैला लेते हैं, फ्लैटन कर लेते हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है एक्सपोज करते हैं अपने रीजन्स को, ताकि उन एरियाज़ में जो पोर्स मौजूद हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लें और कंपेंसेशन हो जाए पानी की डिहाइड्रेशन वाली। The skin's permeability, vascularization and epidermal sculpturing all promote water reabsorption। यानी अल्लाह ताला ने इनकी स्किन को बनाया ही ऐसा है कि उसके साथ साथ बहुत सारी वेस्कुलर जो है वो रीजन्स हैं, यानी ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। जैसे ही ये एक्सपोज करते हैं अपने रीजन्स को, पानी एब्जॉर्ब करके फ़ौरन ब्लड के अंदर चला जाता है और इनके अंदर रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू पानी की कमी पूरी हो गई है। Minute channels increase the surface area and spread water over surfaces not necessarily in direct contact with the water। तो इनकी स्किन के अंदर कुछ ऐसे फोल्ड्स, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा रीजन्स होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं जो कि पानी के लिए ही मखसूस हैं और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करने के लिए या उसको लेकर जाने, एब्जॉर्ब करने के लिए मौजूद हैं। दे कैन ऑल्सो टेम्परेरली स्टोर वाटर। इसके अंदर जो हमने एक पिछले ही टॉपिक में एक्सक्रीशन में ही हमने देखा है कि इनके पास एक यूरिनरी ब्लैडर के नाम से एक स्ट्रक्चर मौजूद है, तो उसके अंदर ये टेम्परेरली स्टोर भी कर सकते हैं। यानी ऐसी कंडीशन जब बहुत ज़्यादा किसी डेजर्ट रीजन में है, बहुत खुश्की है या डिहाइड्रेशन का ख़तरा है, उस सिचुएशन में ये अपने यूरिनरी ब्लैडर को इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर अपनी बॉडी के लिए पानी जो है मुश्किल वक्त के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। Water accumulated in the urinary bladder and lymph sacs can be selectively reabsorbed to replace evaporative water loss। जब भी इनकी बॉडी से पानी कम होने लगेगा, फ़ौरन यूरिनरी ब्लैडर वाला पानी जो इन्होंने स्टोर किया हुआ है उसको ये बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर ले आएंगे और फिर कमी उसकी पूरी कर लेंगे। Living in very dry environment, they can store volumes of water equivalent to 35% of their total body weight। यानी इतना ज़्यादा पानी स्टोर किया जा सकता है तो इस यूरिनरी ब्लैडर में कि उनकी बॉडी का 35% जो है वो वेट का इसी पानी के ऊपर मुश्तमिल होगा, जो कि ये इस सिचुएशन के लिए संभाल कर रखेंगे ब्लैडर के अंदर।